नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 21वां होने वाला है। और आज की क्लास के जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मैराथन क्लास 5 है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों का जो विषय है ना शिक्षण अभिरुचि, उसमें 4 मैराथन क्लास ले चुका है। और नहीं देखे होंगे ना अब तक तो जाकर उसे देख लीजिए, ताकि आप लोग की तैयारी ना काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाए। और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो मैराथन क्लास 5th रहेगा। इसमें हम लोग ना क्या करेंगे, इसमें ना मैं आप लोगों के लिए एक शिक्षक के रूप में जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक शिक्षक के रूप में जिस जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, उन सारे क्वेश्चन का संग्रह करके मैं लेकर के आया हूँ। और आज की क्लास में जो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करना है। और आप लोगों को ये करना है कि आप ना जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें अपने आप को वहाँ पर रख कर के सोचना कि एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हो, क्या सही होगा क्या गलत होगा, किस प्रकार से ना समस्याओं का आप समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने आप को वहाँ पर रख करके सोचना, तब आप लोग ना इस प्रकार के प्रश्न को ना काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, और एक बात आप लोगों से, और इसका जो 20 प्रश्नों का जो पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम में सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर इसका जो पीडीएफ रहेगा ना टोटल 20 क्वेश्चन का ना, तो उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को सर्च करने पर भी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा ना, तो मैं ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक को डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के सीधा मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और उसका जो पीडीएफ रहेगा ना उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना हम लोग फटाक से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियोज़ को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ना मैं आप लोगों के लिए ना ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, मतलब जो वैज्ञानिक है ना जो अलग अलग शिक्षण की विधियाँ दी है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को थ्योरी टाइप से बता देता हूँ। लेकिन इसकी जो ना शिक्षण विधि और इसके जो प्रतिपादक है, मतलब मनोवैज्ञानिक ना, उसे आप लोग जान लो, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षण विधि और इसके प्रतिपादक के बारे में। तो सबसे पहला आप लोग इसमें देखिएगा, शिक्षण विधि मतलब जो आप लोग को पढ़ाते हो ना उसके अलग अलग शिक्षण विधियाँ होती है। और इसके प्रमुख प्रतिपादक मतलब इसके जो मनोवैज्ञानिक है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा एक नज़र पढ़ लो, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके। सबसे पहला देखो आगमन विधि। आगमन विधि के जो जनक है वो अरस्तु है। दूसरा संवाद विधि। संवाद विधि के जनक प्लेटो है। तीसरा ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। चौथा देखो ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि के जनक ड्रेकाली है। पांचवा निगमन विधि। निगमन विधि के जनक अरस्तु। छठवां डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक हेलेन पार्क हेस्ट है। सातवां को देखिए हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के जनक हर्बर्ट ही हैं, तो ये आप लोग के लिए सरल हो जाएगा। आठवां को देखिए प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रम है। नौवां प्रश्नोत्तर विधि या सुकराती विधि। तो प्रश्नोत्तरी विधि जो है ना उसके जनक सुकरात है। 10वां को देखिए खेल विधि। खेल विधि के जनक कॉल्डवेल कुक है। उसके अलावा 11वां मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के जनक ना मारिया मॉन्टेसरी है, तो ये याद रखना है। 12वां को देखिए विंटका विधि। तो विंटका विधि के जनक जो है ना वो डॉक्टर कार्ल्टन बासवर्न है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। 13वां को देखिए किंडरगार्टन विधि। तो किंडरगार्टन विधि के ना हर्बर्ट है। और उसके अलावा ये जो किंडरगार्टन विधि है ना इसके जनक एक और है, क्या ना, तो फ्रॉबेल है। ये मैंने आप लोग को पिछले में बताया था, पिछले क्लास में। तो किंडरगार्टन की विधि ये जो हर्बर्ट है वो याद रखना है, और फ्रॉबेल है वो भी याद रखना है, दोनों को। ठीक है, तो इतनी सी बातें आप लोगों को ना इसमें याद रखना है। इसके जो प्रमुख विधि है वो, मतलब शिक्षण विधि है वो, और इसके प्रतिपादक है वो। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लेना, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए ना ध्यानपूर्वक हम लोग ना इसके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है ना सारे को पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सबसे पहला पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। या ऑप्शन डी,
कहानी कथन पद्धति स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करना। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए, फिर ना मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग से पहले प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो जो सबसे बेहतर तरीका है वो भी प्राथमिक स्तर पर, मतलब पहली से लेकर कि 5वीं के जो विद्यार्थी हैं ना, उसमें जो विभिन्न प्रकार की समस्या आता है तो उसको संबोधित करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, उसके अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके ना। मतलब अगर कहीं एक बालक है किसी चीज़ में वो अक्षम है, मतलब उसको नहीं जानता, उसमें समस्या आ रहा है, तो उसके अक्षमता के अनुरूप उसमें शिक्षण पद्धति का प्रयोग करोगे ना। उसके क्षमता के अनुरूप मतलब उसके जो अक्षमता है जिसमें वो कमज़ोर है उसके माध्यम से आप लोग उसका शिक्षण पद्धति का प्रयोग करोगे ना, ताकि वो बच्चा है जो अच्छे से सीख पाए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग बोलोगे ना तो महंगी और चमकदार वस्तु की तो आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक, केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने से बच्चा जो है ना उसकी अक्षमता दूर नहीं हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी, कहानी कथन पद्धति स्टोरी टेलिंग मेथड्स जो है ना उसका प्रयोग करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सिर्फ कहानी कथन पद्धति से ही बच्चे नहीं सीख पाते, ठीक है। उसकी अक्षमता के अनुरूप उसके काम करना है ना, ताकि वो बच्चा सीख सके। तो स्टोरी टेलिंग जो रहेगा ना वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो स्पष्ट रूप से आइडेंटिफाई करेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन बी, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। ऑप्शन सी, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। या ऑप्शन डी, शिक्षण अनुदेशन है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण अनुदेशन इंट्रोडक्शन है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है बोला है, मतलब जो असत्य है आप लोगों को उसे छांटना था। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य हो जाएगा। शिक्षण अनुदेशन नहीं है, मतलब जो शिक्षण है वो इंट्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ परिचय नहीं है। शिक्षण जो है वो विस्तार पूर्वक जो बच्चों का ना चहुमुखी विकास कर सकता है, वो सारी चीज़ है। तो इसलिए केवल अनुदेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी को देखो तो ऑप्शन नंबर है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को देखो, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को देखो, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो शिक्षण के बारे में ना असत्य है ना जो और जो गलत है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी केवल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वो ट्यूशन ना पढ़ाए। ऑप्शन बी, उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। ऑप्शन सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों को समस्याओं को हल कर सके। या ऑप्शन डी, उसकी छात्रों के बीच अच्छी बैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना करे। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। मुझे यकीन है कि आप लोग ना आसानी से इसका आंसर दे दोगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके, करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर सी को ही करेक्ट लिया होगा, क्योंकि केवल इसमें ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखो, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, मतलब एक जो शिक्षक है ना उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि जो छात्र है उसकी समस्याओं को हल कर सके। बाकी में देखो तो उसके पास पैसा वाली बात की है, तो शिक्षकों में पैसे वाली बात तो नहीं आना चाहिए। उसके अलावा ऑप्शन भी देखो, उसे अधिकारियों से अच्छा संपर्क होना चाहिए, तो संपर्क होने से शिक्षक के साधन संपन्न होने से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखो, उसकी छात्रों के बीच अच्छी बैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण जो अथॉरिटीज़ है ना उसमें उसको विरुद्ध ना कर सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कड़ाती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना निम्न में से सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंध, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंध, ऑप्शन सी प्रयत्न एवं भूल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले आप गैस करके बताने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है शास्त्रीय अनुबंधन करेक्ट हो जाएगा। तो अब आप लोग ये जान लीजिए कि ये शास्त्रीय अनुबंधन होता क्या है। तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है ना, वो एक मनोवैज्ञानिक मतलब इवान पावलोव जो मनोवैज्ञानिक है ना, उसका एक सिद्धांत है। ये बात आप लोग को याद रखना है, किसका सिद्धांत है? तो इवान पावलोव का ना ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। अब आप लोग ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। शास्त्रीय अनुबंधन है ना, जो सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है। सीखने की प्रक्रिया पर आधारित है, इसका मतलब ये है कि देखो, ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो कहता है कि किसी चीज़ के होने के बाद किसी और चीज़ का होने का पता चलता है। जैसे अगर आग लगी है तो आग लगने के बाद ना उसमें धुआं निकलेगा, ये हम लोग को पता चल जाता है। तो अगर इसे मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊं ना, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसे अगर मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊं ना, तो मान लो बिजली चमकती है, आप लोग को पता होगा बारिश होने से, तो बिजली चमकती है, उसके बाद आप लोगों को ये पता चल जाता है ना कि हाँ अगर बिजली चमकी है तो पक्का गरजेगा, मतलब कड़कड़ाएगा आसमान। ये हम लोग को पहले से पता होता है ना। तो जो इवान पावला है वो भी ये जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ना, उसमें सेम वही कहता है। क्या कहता है कि बिजली चमकने के बाद जो कड़कड़ाने की आवाज़ आती है ना, तो वो किस प्रकार से होता है? तो वो एक के बाद एक जो कार्य होता है ना, उसे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में रखा जाता है। और ये जो इवान पावला है ना, उसमें एक और कथन दिया था। कैसा कथन? तो उन्होंने एक प्रयोग किया था कुत्ते के ऊपर। कैसा प्रयोग? तो थोड़ा सा आप लोग जान लो ताकि आप लोग की समझ अच्छे तरीके से बन जाए। तो क्या किया था, एक कुत्ते को ना पिंजड़े में बंद कर दिया था, और इवान पावलोव ने क्या किया था, उसने कुत्ते को ना खाना देने से पहले घंटी बजाता था। तो घंटी बजाता था, उसको देख करके जो कुत्ता है ना, मतलब सुन करके ना जो कुत्ता है ना, उसके मुंह में लार आता था हमेशा। और हर दिन वो यही करता था, खाना देने से जस्ट 5 से 10 सेकंड पहले ना घंटी बजाता था, ताकि वो जो कुत्ता है वो ऐसे दिन भर हलचल करे और उसको मुंह में लार आता था, और उसके बाद उसको खाना देता था। तो उससे क्या होता था, कुत्ते को ये पता चलता था कि हाँ घंटी बजा, इसका मतलब मुझे खाना मिलेगा। तो सेम इवान पावलोव ना अपने शास्त्रीय अनुबंधन में ऐसे ही जो सिद्धांत है ना उसको बनाया था, मतलब ऐसे ही ना सीखने की जो प्रक्रिया है उसका प्रतिपादन किया था। सेम उसमें प्रश्न क्रमांक 4 में वही का है। देखो आप, सबसे पहला, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कड़ाती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलने लगता है। तो ये देखो क्या बोला है, बिजली चमकती है, फिर कड़कड़ाने की आवाज़ आती है, मतलब ये एक के बाद एक कार्य के होने का निष्पादन कर रहे हैं ना, मतलब प्रतिपादन कर रहे हैं ना। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन ए, दादा आया है, इसकी जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। ऑप्शन बी, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। या ऑप्शन डी, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आप बोलोगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में? जल्दी से बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादाजी आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया कैसा होगा? अच्छा उसके दादाजी आए हैं क्या, ऐसे ही ना आप बोलोगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा। तो उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है।
ऑप्शन ए सम्मिलन, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी संरक्षण या ऑप्शन डी वस्तु का प्रदर्शन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है सम्मिलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आप लोगों की समझ में आया होगा कि जो एक छोटी बच्ची है ना, वो पतंग के बारे में नहीं जानता है लेकिन चिड़िया के बारे में जानता है। जो आसमान में उड़ता है वो चिड़िया कहते हैं। तो सेम जो पतंग उड़ रहा था ना आसमान में ना, तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि बेटी ये चिड़िया नहीं, ये पतंग है। तो ये दोनों में जो अंतर है वो बताने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सम्मिलन। मतलब एक दूसरे को मिलती जुलती चीज़ों को उसको समझाना ना, वो सम्मिलन कहलाता है। ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर बी, अनेक लोगों ने अगर समायोजन लिया होगा ना, तो समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट है। मतलब वातावरण में एडजस्टमेंट करना किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का, वो आप लोग का समायोजन कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है, ये नहीं होगा, सम्मिलन होगा। ठीक है। सम्मिलन का मतलब यही होता है कि आप लोग ना एक दूसरे से जो रिलेटेड चीज़ है ना, उसको आप लोग रिलेट करके बताना, मतलब सिमिलर चीज़ को आप बताना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है। ऑप्शन ए ज्ञान के निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी अधिगम के शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन सी पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिफोर्समेंट। या ऑप्शन डी अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। तो क्या इसका आंसर होगा, दोबारा पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक और बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है ज्ञान का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु में फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम क्या है? तो ज्ञान का निर्माण होगा ना जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये बताओ, किसी चीज़ को जब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको सामने ला करके, मतलब चित्रों के माध्यम से पढ़ाओगे तो क्या होगा, उसके ज्ञान का निर्माण होगा ना, उसके ज्ञान में वृद्धि होगा ना जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है ऑप्शन ए श्रृंखलापन अधिगम, सीक्वेंस लर्निंग का। ऑप्शन बी उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलेशन रिएक्शन अधिगम का। ऑप्शन सी प्रत्यय अधिगम का। या ऑप्शन डी इन सभी में। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है श्रृंखलागत अधिगम, सीक्वेंस लर्निंग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो श्रृंखलागत अधिगम जो है ना, उसे गैगने ने दिया था। किसने दिया था? तो गैगने ने दिया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो गैगने ने दिया था। ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, उसने श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण दिया था। मतलब श्रृंखलागत जो अधिगम है ना, उसका सिद्धांत दिया था। ये बात आप लोग को याद रखना है। श्रृंखलागत अधिगम कहने का मतलब यह है कि एक के बाद एक जो कार्य होता है ना, मतलब सीक्वेंस में होता है, एक लाइन से होता है, उसे श्रृंखलागत अधिगम कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 8 को पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें भी वही कहा गया है। देखो ध्यान से पढ़ करके। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को खूंटी पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कर रही है ना ये काम। तो क्या हो रहा है, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए श्रृंखलागत अधिगम सीक्वेंस लर्निंग का ना होगा। और जो श्रृंखलागत अधिगम वो किसने दिया था? तो गैगने मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है। एक शिक्षिका दो एक समान गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरी हुई है। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है।
वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चे को खाली स्थान कठिनाई है। ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अहम केंद्रित, ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण या ऑप्शन डी पलटावी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षिका दो समान गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरी हुई है। वह उन्हें दो भिन्न गिलास में खाली करती है जिसमें एक गिलास लंबा है और दूसरा गिलास चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहता है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चे को खाली स्थान की कठिनाई है, तो विकेंद्रीकरण की कठिनाई ना होगा। जी हाँ, कैसे विकेंद्रीकरण? मतलब बच्चे को लगता है कि ये जो लंबा गिलास है ना जिसमें जूस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसको देखने संबंधी और उसके जो समझ संबंधी जो है ना उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं, उसमें उनको कठिनाई हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकरण करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए को जान लो, ये जो समायोजन है वो क्या होता है। समायोजन का मतलब होता है किसी स्थिति, किसी कंडीशन, उसके सोच विचार में ना सामंजस्य बिठाना, मतलब तालमेल बिठाना ना समायोजन कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और ऑप्शन नंबर बी को जान लो अहम केंद्रित। अहम केंद्रित कहने का मतलब है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरा कहना ही सही है। ये जो अहम केंद्रित है ना, मतलब जो होता है ना कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है, तो ये अहम केंद्रित कहलाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी पलटावी क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। पलटावी या रिवर्सिबिलिटी दोनों कहते हैं, और ये जो पलटावी है ना वो पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और पलटावी का मतलब होता है यह बच्चों के लिए ना ठोस वस्तु को उसके मूल रूप में वापस लाने की जो क्षमता होती है उसे पलटावी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं इसके दूं ना, तो दो ग्लास है मान लो, ठीक है। एक गिलास में पानी भरा हुआ है और एक खाली है। अगर इस गिलास के पानी को मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, तो बच्चे ये समझ जाएंगे कि ये जो गिलास की पानी है ना इसको मूल रूप में जो वापस मूल इसके गिलास है उसमें फिर से डाला जा सकता है। तो ये पलटावी कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी विकेंद्रीकरण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतनी सी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। चलिए ये जो 3 स्टेटमेंट दिए उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए को पढ़िए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। बी को पढ़िए स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। सी को पढ़िए अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, या ऑप्शन डी ए बी और सी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़ो। इसमें क्या बोला है, एक प्रभावी सुधारों का विकेंद्रीकरण तभी संभव है। तो पहले ए को देखो, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी, मतलब खंड जो है ना वो और जो स्कूल के जो संकुल होते हैं वो सभी की बराबर भागीदारी होगा, तभी जो विकेंद्रीकरण है वो संभव हो पाएगा। दूसरा देखो, स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हो, मतलब आसानी से जो व्यक्ति है वो उपलब्ध हो जाए तभी जो है ना विकेंद्रीकरण संभव हो पाएगा। और इसके अलावा सी को देखो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, मतलब अध्यापकों को पढ़ाने के लिए जो प्रॉपर संसाधन है और जो प्रासंगिक जो सामग्री है वो मिलेगा तभी ना अच्छे से, मतलब शैक्षिक सुधारों में जो प्रभावी विकेंद्रीकरण है तभी ना संभव हो पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी करेक्ट हो जाएगा तीनों। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन बी परवर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन सी स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, या ऑप्शन डी दूरवर्ती स्तर, डिस्टेंस लेवल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी दूरवर्ती स्तर डिस्टेंस लेवल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 11 को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है बोला है। जो शिक्षण अधिगम का जो स्तर है ना वो दूरवर्ती स्तर जो डिस्टेंस लेवल है ना वो नहीं होगा।
और बाकी कैसे होगा, ये देखो अवबोधन स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो ये एक शिक्षण अधिगम के तो विशेषताएं होती है। उसके अलावा ऑप्शन बी को देखो, परवर्ती स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल, तो रिफ्लेक्टिव लेवल भी जो शिक्षण अधिगम का वो भी विशेषताएं होती है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल, तो कभी कभी मेमोरी लेवल के तौर पर भी पढ़ाया जाता है, मतलब रटंत पद्धति की ओर थोड़े से पढ़ा दिया जाता है, तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। केवल जो दूरवर्ती जो लेवल है ना, मतलब डिस्टेंस जो लेवल है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग का जो अधिगम जो स्तर नहीं है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। ऑप्शन ए अनुक्रिया अनुबंधन, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। ऑप्शन बी उद्दीपन सामान्यीकरण, सिमुलेशन जनरलाइजेशन। ऑप्शन सी अनुक्रिया सामान्यीकरण, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी उद्दीपन सामान्यीकरण, सिमुलेशन जनरलाइजेशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। तो इस प्रकार की जो उद्दीपन जो कहलाता है ना, वो उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। मतलब अगर इसे सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो एक बालक अगर किसी चीज़ को देख करके डरने लगता है, मान लो अगर किसी कलर को देख कर डरने लगेगा या किसी जानवर को देख कर डरने लगेगा ना, तो वो जाहिर है कि वो प्रत्येक जानवर को देखेगा ना। जैसे कि अगर कुत्ता को देख कर डरने लगता है कोई बालक, तो कुत्ता से रिलेटेड अगर बकरी को भी देखेगा ना, तो वो उसे भी डरने लगेगा। तो इस प्रकार से जो सिमिलर जो चीज़ होता है ना, उसे देख करके जो डरना है ना, वो आप लोग का उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे देखो बोला गया ना, काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तु को देखकर डरने लगता है। तो एक चीज़ को देखकर और बाकी चीज़ से मिलते जुलती चीज़ों को भी देखकर जो डरने लगता है ना, वो उद्दीपन सामान्यीकरण कहलाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को भी पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का पोषण करता है। ऑप्शन ए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं इंटरनल टैलेंट का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहे, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण है बोला है। तो शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण है वो केवल ऑप्शन नंबर बी है ना जी बात। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। ऑप्शन बी विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना। ऑप्शन सी उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, या ऑप्शन डी गैर शैक्षणिक गतिविधियों को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आनंद लेने के लिए सिखाना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए बोला है। क्या नहीं करना चाहिए मतलब निगेटिव पूछा गया है।
तो जब प्रश्न निगेटिव बोला गया है तो आंसर भी आप निगेटिव लोगे ना जी, ऑप्शन नंबर बी को। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, तो ये निगेटिव हो जाएगा ना। मतलब विशेष तौर से पढ़ाई के लिए आप बच्चों को अलग अलग समझाओगे क्या, अलग अलग करोगे क्या, नहीं ना करोगे। तो ये निगेटिव अगर कि आप लोग का जब प्रश्न बोला गया तो निगेटिव आंसर भी लोगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 को जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि आपके कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया या ऑप्शन डी टाइफाइड। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को अपने पिछले क्लास में कई बार बताया हुआ कि अगर पढ़ने संबंधी अक्षमता आता है, इसमें देखो प्रश्न क्रमांक 15 में भी क्या बोला गया है, ठीक है, सी को डी, डी को सी लिख पढ़ रहा है एक बच्चा, तो वो कौन सी जो रोग है उससे ग्रसित है? तो आप लोग का डिसलेक्सिया हो जाएगा। और जो डिसलेक्सिया है ना वो पढ़ने संबंधी अक्षमता मतलब पढ़ने संबंधी जो रोग है ना उससे पीड़ित माना जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं क्योंकि ये रोग से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह साव को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो आप लोग को बताना है ये कौन सी जो रोग है उससे ग्रसित है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए शब्द जंबलिक विकार, ऑप्शन बी डिसलेक्सीमिया, ऑप्शन सी डिसमॉर्फिया या ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा ना तो आप लोगों का समझ में आया होगा कि जो हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ा ना सेम वही बीमारी है। मतलब पढ़ने संबंधी जो बीमारी है, जो पढ़ने संबंधी जो रोग है वही इसमें सेम टू सेम का है। देखो ना, साब को वास पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है। तो पढ़ने संबंधी जो रोग है वो उससे ग्रसित है ना। और पढ़ने संबंधी रोग हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पढ़ा था? डिसलेक्सिया पढ़ा था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का भी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। ऑप्शन ए सुनने, ऑप्शन बी पढ़ने, ऑप्शन सी बोलने या ऑप्शन डी बोलने व सुनने। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पढ़ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न क्रमांक 16 में पढ़ा है ना, उसी प्रश्न को घुमा करके दे दिया गया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले इसमें आंसर को ही बोल दिया गया है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से खाली स्थान की समस्या से संबंधित है। तो मैंने आप लोग को प्रश्न क्रमांक 15 और 16 में बताया था ना, जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने संबंधी जो समस्या है, पढ़ने संबंधी जो रोग है उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक ऐसे प्रश्न को पढ़ा कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसके गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि स्टार और बैच प्राप्त करना, ऐसे स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास, ऑप्शन बी समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, ऑप्शन सी पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना या ऑप्शन डी अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निरूपता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृद्धि का विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए एक बार दोबारा ना प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके गतिविधि से संबंधित नहीं है, ऐसे स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति में अधिगम के प्रति भौतिकतावादी जो अभिवृद्धि है वो ही ना उत्पन्न होगा जी। मतलब आप लोग ये समझिए कि वो
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बार बार किसी गतिविधि को करने के लिए करता है, लेकिन वो जो गतिविधि करता है उस गतिविधि से उसका संबंध ही नहीं रहता है किसी प्रकार से। तो ऐसी जो स्थिति है वो अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृद्धि का विकास करता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए डिस्फेजिया, ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया या ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी डिस्प्रैक्सिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता खाली स्थान कहलाता है बोला है। तो गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता जो कहलाता है वो डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। और ये जो गतिक कौशल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया है, ठीक है। और इसमें ग्रस्त बालक चलने, कूदने, उछलने, गेंद को फेंकने तथा पकड़ने में अक्षमता महसूस करता है। क्या करता है? तो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं ना इसमें ग्रस्त बालक ना खेलने, कूदने, उछलने या गेंद फेंकने में ना अक्षमता महसूस करते हैं, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गतिक कौशल में अधिक निर्योग्यता, निर्योग्यता कहने का मतलब है उसमें वो जो बच्चा है वो अक्षम हो, ठीक है। तो वो अक्षम होगा तो क्या कहलाएगा? वो डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया या ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना डिसलेक्सिया वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमने प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 17 में पढ़ा था ना सेम उसी प्रश्न को घुमा करके दे दिए गए। इसी वजह से ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। देखो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 20 को पढ़ करके, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई बोल रहा है। ये शब्द को पकड़ो ना, पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुषा स्मृति का ह्रास खाली स्थान कहलाता है। तो पढ़ने में कठिनाई है तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? पढ़ने में जो कठिनाई होता है वो डिसलेक्सिया के कारण होता है ना जी, मैंने आप लोग को बताया ना कई बार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोग जान लो कि ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना डिसकैलकुलिया वो क्या है। डिसकैलकुलिया जो है ना वो गणितीय संबंधी अक्षमता, मतलब गणित को सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम होगा ना, जो अक्षमता होगा, जो रोग होगा ना वो आप लोग का डिसकैलकुलिया कहलाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसे याद रखने के लिए एक टेक्निक मैं ये दे सकता हूँ कि ये जो डिसकैलकुलिया लिखा है, कैलकुलिया का मतलब क्या होता है? कैलकुलिया का मतलब आप कैलकुलेटर ले लेना। और कैलकुलेटर किस में काम आता है? कैलकुलेटर जो है वो गणित बनाने में काम आता है, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया किस में आएगा? तो भैया गणित जो रहेगा ना, गणितीय संबंधी अक्षमता, तो उसके लिए ले लेना। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर ले लेना। कैलकुलेटर मतलब गणित को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ता है ना, तो वो ले लेना। ये बात आप लोगों को समझ में आया। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया को आप लोग कैसे पहचानोगे ये किससे संबंधित है? तो डिसग्राफिया जो है ना वो लिखने संबंधी अक्षमता है। मतलब अगर किसी बालक को किसी प्रकार की कोई चीज़ लिखने में जो अक्षमता आ रहा है ना, मतलब लिख नहीं पा रहा है ना, तो वो उसका डिसग्राफिया के कारण हो रहा है। ग्राफिया का मतलब ये समझ लेना आप लोग, जैसे कि किसी प्रकार का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ बना रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। तो लिखना किससे संबंधित हो गया, किससे रोग हो गया? तो डिसग्राफिया का हो जाएगा वो वाला, ठीक है। डिसग्राफिया मतलब किसी प्रकार की लिखने संबंधी जो अक्षमता है, जो रोग है, जो बीमारी है, उससे संबंधित होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसका याद रखने का तरीका कि भैया मैं डिसग्राफिया ग्राफ बना रहा हूँ, ये समझ लेना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रैक्सिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। एक ऐसा विकार जिसमें शरीर के अंगों की गति को नियंत्रित करने के लिए जो योजना बनाने में कठिनाई होगा ना, मतलब जो शरीर के अंग है ना उसे नियंत्रित करने में जो कठिनाई होगा ना, ठीक है, तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। उस बीमारी को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मतलब शरीर के जो अंग है ना, जैसे हाथ पैर वगैरह, उसको ढंग से संचालन करने में, उसको अच्छे से नियंत्रित करने में जो कठिनाई होगा ना, उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इन चारों के बारे में, ठीक है।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा पहले आप लोगों का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।